थर्मो मीन्स टेम्परेचर, और जहाँ पे टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे हीट जनरेट होगा, इसलिए हम हीट कह सकते हैं। और डायनामिक्स मीन्स होता है मूवमेंट या ट्रांसफ़र, इसलिए थर्मोडायनामिक्स डील करता है टेम्परेचर या फिर हीट के ट्रांसफ़र को। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जूल लॉ पे बेस्ड हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता फिर वहाँ पे जूल लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है, द टोटल हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। मीन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है या ऐसी कोई मशीन नहीं है जो पूरी हीट एनर्जी को जो भी वो सराउंडिंग से यूज करेगा उसको वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। मीन्स सम फ्रैक्शन ऑफ हीट इज़ यूज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। मीन्स कुछ फ्रैक्शन हीट का उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी खर्च हो जाता है। तो जहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स की बात है तो थर्मोडायनेमिक्स में 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूज करके जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो 4 पैरामीटर्स हैं उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और इंट्रॉपी आता है। तो इन्हीं 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड डिफरेंट प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इसके अलग अलग जो प्रोसेस हैं उसमें हीट का चेंज और वर्क डन कैसे आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डील करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स एनर्जी कैन नेवर बी जनरेटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर कहीं पे एनर्जी का आपको दिखता है कि ट्रांसफ़र या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे जनरली होता क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। केवल एनर्जी के फॉर्म बदलते हैं, वो कभी भी नेचर से डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो अगर किसी भी सिस्टम में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है तो वहाँ पे हीट या वर्क का होना ज़रूरी है। मीन्स वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता होगा या फिर वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग में कोई काम ज़रूर करता होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी काम अगर नहीं होता होगा तो उस कंडीशन में एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर वहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ टोटल हीट which is given to any system can never be converted into work. Means some fraction of heat is used to increase the internal energy of the system. इसका मतलब कि अगर आपने किसी भी सिस्टम को Q हीट दिया तो Q हीट 2 जगह खर्च होगा। कुछ फ्रैक्शन उस हीट का वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा और कुछ यहाँ पे हीट यूज हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो यहाँ पे जो वर्क डन है इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ से पहले आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा जिसमें आप अच्छी तरीके से जानते हो कि वर्क डन अगर सिस्टम करता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होती है, इसलिए वर्क डन को हम नेगेटिव बोलते हैं। और अगर सिस्टम के ऊपर कोई काम करता है, मीन्स अगर सराउंडिंग काम करता है, तो उस वर्क डन को हम पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि वो
एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करता है। इसलिए जो W है यहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों साइन लगा हुआ मिल जाता है। किसी बुक में आपको -W लिखा हुआ है, किसी में +W लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ पे कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्लस माइनस साइन केवल इंडिकेट करता है कि वर्क कर कौन रहा है, बाकी इसका कोई मैथमेटिकल यूज नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एक सिस्टम ले लें, जैसे एक सिलेंडर के अंदर हमने गैस रख लिया है और इस सिलेंडर में एक फ्री पिस्टन लगा हुआ है। फ्री पिस्टन का मतलब क्या हुआ कि ये गैस एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन ईजिली क्या होता है, मूव करेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम ने कुछ काम किया, और जब सिस्टम काम करेगा तो ये गैस एक्सपेंड होगा। तो मान लो गैस एक्सपेंड हुआ, जिससे इसका जो वॉल्यूम है वो dx हाइट तक इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे जो हमने पिस्टन लिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया A है और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर का काम कर रहा है वो मान लीजिए P है। तो जब हम इस तरीके से गैस के एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे इस गैस ने जो वर्क किया है, अगर उस वर्क को हम लिखना चाहें तो W इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, जहाँ पे फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहाँ पे जब एरिया इंटू dx हम करेंगे तो एरिया इंटू हाइट ये हो गया, और एरिया इंटू हाइट आप करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो मिल जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं P डेल्टा V। तो जो वर्क डन हमारा है वो P डेल्टा V है। अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम का चेंज आएगा, इसलिए वर्क डन आपको ईजिली मिल जाता है। तो अगर इस वर्क डन का जो वैल्यू है, अगर हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है इस तरीके से, जिसमें अगर हम इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा U लिखना चाहें तो Q प्लस माइनस P डेल्टा V हम लिखते हैं, क्योंकि P डेल्टा V को हमने इस तरफ शिफ्ट किया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, जैसे प्रॉब्लम है कि एक सिस्टम है जिसको 50 जूल हीट प्रोवाइड की गई है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ 10 जूल। उस सिस्टम के ऊपर 10 जूल काम भी किया गया है। तो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अगर हीट आप सराउंडिंग से सिस्टम को दोगे हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, और वर्क डन अगर सराउंडिंग से सिस्टम पे करोगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर सिस्टम से हीट को बाहर निकालते हो नेगेटिव साइन, और सिस्टम काम करता है तो नेगेटिव साइन आपको यूज करना होता है। तो अगर यहाँ पे हम फार्मूला लिखें इंटरनल एनर्जी का तो वो ये होगा, और इसमें जो हीट है वो दिया जा रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन, और सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है इसलिए ये भी पॉजिटिव साइन। तो अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 60 जूल, मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी 60 जूल हो जाएगी। इसी फार्मूले पे बेस्ड एक प्रॉब्लम आपके NCERT बुक में है, क्वेश्चन नंबर 6.7, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर मान लो कोई ऐसा चेंज आपके पास आता है जिसमें केवल स्टेट बदल जाता है, यानी फेज चेंज होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको हीट कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम यूज करते हैं फार्मूला ml, जहाँ पे m मास है सिस्टम का और जो L है उसका लेटेंट हीट होगा जिसको यूज करना होता है। जैसे फेज चेंज में कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, तो जब आप इसी सिस्टम का 1 मोल ले लेते हो तो इसी को हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बोल देते हैं। तो जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो डायरेक्ट आपको कहीं पे गिवन हो सकता है, या फिर अगर वो डायरेक्ट गिवन नहीं होगा तो वहाँ पे उसका लेटेंट हीट दिया जाता है, जिसको यूज करके आप उसकी इंथैल्पी का चेंज या हीट का चेंज निकाल लेते हो। सेम ऐसे ही मान लो अगर टेम्परेचर का चेंज आ रहा है
तो अगर टेम्परेचर का चेंज आएगा तो वहाँ पे हीट कितना हमने प्रोवाइड किया उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एम सी डेल्टा टी यूज करना होता है, जहाँ पे सी हीट कैपेसिटी है। तो जब आप यहाँ पे मास यूज करते हो सिस्टम का, तो जब यहाँ पे मास यूज करोगे तो उसके साथ जो सी होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। और जब आप यहाँ पे मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हो तो ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो प्रॉब्लम में मेंशन होता है कि वो कौन सा हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। अगर स्पेसिफिक दिया होगा तो साथ में मास दिया जाएगा, और अगर मोलर हीट कैपेसिटी देगा तो साथ में नंबर ऑफ मोल्स देगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, मास दिया है, तो उसको आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हो। जैसे अगर इस पर हम एक प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे है कैलकुलेट हीट गेन्ड बाय 200 ग्राम ऑफ कॉपर। अगर इसको हम हीट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक, और स्पेसिफिक हीट दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राम में दिया है, इसलिए स्पेसिफिक हीट को हमको यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं और इसमें हम सारी वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट में देखो जो यूनिट है उसमें ग्राम लिखा हुआ है, मीन्स हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ हम यूज कर लेते हैं। तो m की वैल्यू 200 ग्राम और c की वैल्यू 0.1 और टेम्परेचर का डिफरेंस हमने यूज कर लिया। तो इसको सॉल्व करने पे 1000 कैलोरी आता है, और कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक कैलोरी 4.2 जूल होता है। देन द फाइनल रिजल्ट इज़ 4200 जूल। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज है इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ कहीं पे भी डिफरेंस आपको यूज करना होता है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का सेम ही आता है। इसलिए केवल आप डेल्टा टी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हो गया जो 2 पॉइंट जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अगर उन लिमिटेशंस की हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट के ट्रांसफ़र के डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। मीन्स यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट किस तरफ होगा, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, उसका जो प्रॉपर एक डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को कभी भी ये डिफाइन नहीं करता। दूसरी चीज़ कि हीट जब वर्क में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस क्या होंगी, इन विच कंडीशन हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क, ये भी एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो है कि हम किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन नहीं करते। स्पॉन्टेनिटी मतलब फिजिबिलिटी, मीन्स कोई भी प्रोसेस होगा या फिर नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है जब आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हो। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट लॉ में नहीं है, इसलिए फर्स्ट लॉ को यूज करके कभी हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकते। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट लॉ का। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट का चेंज होगा या वर्क डन होगा वो अलग अलग प्रोसेस में कैसे होगा, अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि अगर मान लो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों कंडीशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, ऐसा कोई भी प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है, मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और आइडियल गैस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि टेम्परेचर इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियल गैस।
और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो केवल टेम्परेचर की वजह से होता है। तो अगर टेम्परेचर का चेंज आपने जीरो कर दिया तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो हो जाएगा। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला यूज करें तो आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको माइनस साइन के साथ नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। साइन कन्वेंशन आपको वर्क कौन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। अगर आपको साइन में प्रॉब्लम आती है तो आप याद रखो कि कहीं पे भी वर्क डन लिखोगे तो आप उसको पी डेल्टा वी के साथ माइनस साइन लगा के रखना। उसके बाद जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम के चेंज से ये साइन अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा। मीन्स कहीं पे भी वर्क डन आप लिखो तो माइनस पी डेल्टा वी आप फार्मूला यूज करना। अगर हम इस आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर करें रिवर्सिबल चेंज के लिए, तो जब हमारा रिवर्सिबल चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कंसीडर करते हैं कि वॉल्यूम किसी भी गैस का V1 से V2 हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या होगा, हीट के बराबर होगा क्योंकि डेल्टा U जीरो है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं V1 से V2 तक, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम P को अगर चेंज करें nRT से तो हम इसको लिख सकते हैं P की जगह nRT बाई V, क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होता है। तो यहाँ पे अब हमारा इंटीग्रेशन डेल्टा V बाई V हो रहा है क्योंकि nRT यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। तो अगर डेल्टा V बाई V को हम इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेके V2 तक तो यहाँ पे लॉग आता है। तो अगर हम इसको ln के फॉर्म में लिखें तो हमारा हो जाएगा माइनस nRT ln V2 बाई V1। अब ln को अगर हम log बेस 10 लिखेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है इस तरीके से। तो ये वर्क डन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब अगर आपके प्रोसेस में वॉल्यूम के चेंज की जगह अगर प्रेशर का चेंज दे देता है तो जहाँ V2 बाई V1 है वहाँ पे आपको P1 बाई P2 लिखना होगा, क्योंकि आप आइडियल गैस के लिए जानते हो आइसोथर्मल कंडीशन में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो आप यहाँ पे V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क डन हो गया n मोल गैस के लिए जब हम वॉल्यूम का चेंज कैलकुलेट करेंगे या फिर प्रेशर का चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर n मोल ऑफ गैस व्हेन इट इज एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ठीक है, अब अगर यही प्रोसेस हमारा होता है इरिवर्सिबल कंडीशन में, तो इरिवर्सिबल कंडीशन में आपको डायरेक्ट P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 करना होता है। अब यहाँ पे देखो P के साथ मैंने माइनस साइन लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे वर्क कौन करेगा वो आपको V1 और V2 की वैल्यू यूज करने से पता चल जाता है। जैसे अगर मान लो कि V2 बड़ा है V1 छोटा है, मीन्स फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, तो इसका मतलब जो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और जो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा इसका मतलब गैस एक्सपेंड हुआ है, और गैस एक्सपेंड होगा तो उस कंडीशन में काम सिस्टम करेगा। तो जब डेल्टा V की वैल्यू आप पॉजिटिव यूज करोगे इस एक्सप्रेशन में तो उस कंडीशन में आपको जो W है वो नेगेटिव मिलेगा, और ये नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि काम सिस्टम कर रहा है। सेम ऐसे अगर V1 बड़ा हो जाए V2 से तो जो डेल्टा V की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और जो नेगेटिव साइन डेल्टा V का P एक्सटर्नल के साथ यूज होगा तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा, और ये इंडिकेट करेगा कि वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ है। इसलिए आपको माइनस प्लस साइन पे कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहीं पे भी वर्क डन है तो उसको माइनस P डेल्टा V यूज करोगे,
डेल्टा वी के साइन से आपको साइन मिल जाता है वर्क डन का और पता चल जाता है कि वहाँ पे काम कौन कर रहा है। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहें, जैसे न्यूमेरिकल है 3 मोल ऑफ आइडियल गैस जिसको कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस किया गया है इसका मतलब सिस्टम के ऊपर काम किया गया है। सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अब वॉल्यूम का चेंज देखो 4 लीटर से 1 लीटर किया गया है और टेम्परेचर यहाँ पे 300 के है, तो वॉल्यूम का चेंज है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन सेम टेम्परेचर है, इसलिए आइसोथर्मल हम बोलेंगे। रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है उसका फार्मूला आपको पता है। इसको वॉल्यूम वाला फार्मूला हमने यूज किया क्योंकि वॉल्यूम का चेंज है। अगर प्रेशर का चेंज होता तो हम प्रेशर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू को पुट कर दें तो पुट करने पे हमको मिलेगा यहाँ पे log 1/4, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम हमारा 1 है। तो 1/4 को हम लिखेंगे 2 पावर -2 जो कि हो जाएगा -2 log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। अगर उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे और सबको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1.037 इंटू 10⁴ जूल। अब यहाँ पे देखो ये जो -2 है और ये जो माइनस पहले लगा था, ये दोनों मल्टीप्लाई होके और रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, और ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसी से मैच करता हुआ एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन नंबर 6.9। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज 0 होता है, इसलिए डेल्टा वी हमारा 0 होगा, और डेल्टा वी 0 होगा तो वर्क डन भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन पी डेल्टा वी होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो Q इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, और Q इक्वल टू डेल्टा यू इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली। मीन्स जब सिस्टम कोई काम नहीं करेगा तो जितना भी हीट आप प्रोवाइड करोगे वो सारा हीट क्या करेगा, केवल उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। जैसे मान लो एक कोई भी कार आपके पास है जिसमें आपने डीजल पेट्रोल जो भी आप यूज करते हो उसको आप यूज करो, कार को स्टार्ट कर दो और मूव ना कराओ, तो कार तो वर्क करेगा नहीं, लेकिन जो हीट वहाँ पे यूज होगा उस हीट से केवल उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कार धीरे धीरे फिर गर्म होगा। अगर कार चलता रहता तो उसकी हीटिंग कम होती, क्योंकि कुछ जो हीट होता वो वर्क में भी कन्वर्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल हीट होगा वो केवल उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको टेम्परेचर का चेंज कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला है Q इक्वल टू mCV डेल्टा T, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है और CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज इन्वॉल्व है तो वहाँ पे कितना हीट यूज होगा उस टेम्परेचर के चेंज के लिए, उसको ईजिली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम एक न्यूमेरिकल देख लें तो यहाँ पे कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 50 टू 250 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम का दे रखा है। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करें तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
and number of moles equal to given mass by atomic mass, and after calculating we get number of moles as 0.1 mole, and when we apply the formula Q equal to NCV delta T, then value of N is 0.1, CV equal to 24.3, and delta T change in temperature is 200, and after solving this we get the answer is 486 joule, and 486 joule heat indicate that this amount of heat is used to change the temperature of 2.7 gram of aluminum from 50 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रोसेस आइसोबेरिक। आइसोबेरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर फिक्स रहेगा, और प्रेशर फिक्स रहेगा तो प्रेशर का चेंज आपको जीरो मिलेगा, मीन डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होगा। तो डेल्टा पी जनरली तो हम फर्स्ट लॉ में कहीं यूज नहीं करते, क्योंकि हम पी यूज करते हैं। तो यहाँ से वर्क डन अगर हम लिखेंगे तो माइनस पी इंटू V2 माइनस V1 हम लिखते हैं, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। उसके बाद भी वॉल्यूम का चेंज तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा एक्सप्रेशन ये रहता है। अगर आइडियल गैस के लिए हम PV को nRT से रिप्लेस कर दें तो वर्क डन इक्वल टू माइनस NR T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम का चेंज दिया जाए कांस्टेंट प्रेशर पे, या फिर टेम्परेचर का चेंज दे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इन रिलेशन को यूज करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर हीट का चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हम निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आप और भी यूज करते हो, और वो है डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है और Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज है। तो जब आप हीट का चेंज निकालते हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसको इंथैल्पी बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी या फिर हीट इंथैल्पी। तो अगर इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, तो इंथैल्पी चेंज बोले चाहे हीट चेंज बोले, दोनों का मतलब सेम होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट दिस टू आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है और Cp दे रखा है वाटर लिक्विड के लिए और Cp दे रखा है वाटर सॉलिड के लिए। ये आपके NCERT का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको 1 मोल वाटर को जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है उसको आइस में कन्वर्ट करना है जो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे 2-3 प्रोसेस एक साथ इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले उन प्रोसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा उसको हम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को आइस में कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसका टेम्परेचर हम और डाउन करके उस आइस को फिर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। तो इंथैल्पी का चेंज आपको एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलता है। तो अगर टोटल इंथैल्पी चेंज हम लिखना चाहें तो आएगा यहाँ से NCP डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है और ये Cp दिया हुआ है, मीन्स ये वाला फार्मूला हमने यूज किया। और जब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा तो आपको मैंने बताया था कि हम ml यूज करते हैं और ml को ही हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ पे जो चेंज आपको दिख रहा होगा आइस 0 डिग्री सेल्सियस से ये यहाँ पे आपका देखो टेम्परेचर फिर इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे भी हम NCP डेल्टा टी यूज कर लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स सेम है इसलिए हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो Cp यहाँ पे लिक्विड के लिए,
Cp यहाँ पे सॉलिड के लिए जो दिया गया है उसको हम यूज करेंगे। इंथैल्पी यहाँ पे किलो जूल में दिया था, उसको हमने जूल में चेंज कर लिया है, इसलिए ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो सबके साथ जो साइन है उसमें इसका साइन तो टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसका भी साइन टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग आएगा। इसका साइन हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये सारा हीट रिलीज़ हो रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर के साथ साइन यूज नहीं करोगे उसके बाद भी सबके साथ आपको नेगेटिव साइन यूज कर लेना है, क्योंकि जब आप वाटर 10 डिग्री सेल्सियस को आइस 10 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो हीट रिलीज़ कराना पड़ेगा, और हीट रिलीज़ होगा तो सिस्टम का हीट कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो इसलिए सबको नेगेटिव यूज करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -7.15 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर एनसीईआरटी की बुक में गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपके पास नए एडिशन की बुक होगी तो मे बी वो रिमूव हो गया हो, अदरवाइज़ पुरानी बुक में तो आंसर 5 समथिंग दिया गया है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस को जब आप यूज करोगे तो उससे कैलकुलेट होगा, और वाटर -10 डिग्री सेल्सियस पे हो नहीं सकता क्योंकि फिर तो आइस हो जाएगा, इसलिए आंसर ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का चेंज नहीं होता, मीन्स हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो Q = 0 होगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करें तो डेल्टा U = हमको मिल जाएगा W, या फिर हम इसको -ΔU = -W लिखें तो बात एक ही है। इस -ΔU और -W लिखने का मतलब क्या होगा, -ΔU मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम डिक्रीज कर रहे हैं, वर्क डन W का मतलब सिस्टम काम कर रहा है। तो जब हीट आप किसी सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस कंडीशन में अगर सिस्टम काम करेगा तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही करेगा, क्योंकि आपने बाहर से हीट तो दिया नहीं। इसलिए अगर हीट का चेंज 0 होगा और सिस्टम काम कर रहा होगा तो हमेशा उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही काम करता है। जैसे आप इनटेक ऑफ फूड को बंद कर दो तो उस कंडीशन में आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की या वर्क डन की, उसको कंप्लीट किया जाएगा इंटरनल एनर्जी को यूज करके। इसलिए जब कोई फास्ट रखता है तो उस कंडीशन में वो इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही वर्क करता रहता है। अब अगर ये फूड का इनटेक आप ब्रेक कर दो लॉन्ग टाइम के लिए तो धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी भी कम होने लगती है, इसलिए वर्क डन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया सिस्टम को फिर वहीं पे आप पहुँचा दो। तो जब सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेज एक जैसा होता है तो उस कंडीशन में उसकी इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, और जब इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो आप उस कंडीशन में Q = लिखोगे -W, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब 0 हो जाएगा तो टोटल हीट जो आप प्रोवाइड करोगे उस हीट को यूज करके सिस्टम काम करेगा, एंड टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क। तो यहीं पे जूल लॉ ऑफ हीटिंग वर्क कर सकता है। तो अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो काम तो करता है लेकिन ना तो बाहर से हीट यूज करता है ना ही इंटरनल एनर्जी, इसलिए इसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन में जब आप इंटरनल एनर्जी को भी यूज नहीं करोगे, हीट को भी यूज नहीं करोगे, तो वर्क डन को भी हम 0 मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q 0 हो गया, डेल्टा U 0 होगा तो W अपने आप 0 हो गया, इसलिए फ्री एक्सपेंशन में सब 0 होता है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर टोटल वर्क डन हमको निकालना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है
कि यहाँ पे जो 4 अलग अलग प्रोसेस चल रहे होंगे, जैसे ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, हर कंडीशन में हम वर्क डन निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। तो जब ए से बी में आप चलोगे तो उस कंडीशन में आप देखो वॉल्यूम का चेंज तो हो रहा है 2 से 8 तक, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम पी डेल्टा वी यूज कर लेंगे। सेम ऐसे डी से सी में भी पी डेल्टा वी यूज हो जाएगा। तो अगर हम डी से ए या फिर बी से सी की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, तो जो वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे वर्क डन 0 आएगा और यहाँ पे भी वर्क डन 0 आएगा। तो ए से बी में अगर चेंज होगा, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हम यूज करेंगे पी डेल्टा वी, और यहाँ पे पी डेल्टा वी की वैल्यू यूज करेंगे तो प्रेशर 12 है, वॉल्यूम का चेंज 6 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -72 जूल। बी से सी में कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं है, इसलिए वर्क डन यहाँ पे 0 होगा। सी से डी में जो वर्क डन होगा वो पी डेल्टा वी से कैलकुलेट होगा, जो कि पॉजिटिव आएगा 24, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद डी से ए में भी वर्क डन 0 होगा। तो अगर इन सभी वर्क डन को हम यूज कर लेते हैं तो हमको रिज़ल्ट मिल जाता है 48 जूल नेगेटिव साइन के साथ, जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे सिस्टम ने काम किया हुआ है। और इसी वर्क डन को कैलकुलेट आप करते हो बाई कैलकुलेटिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो कितना एरिया वो इनक्लोज करता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको वर्क डन बताना है तो आपको लिखना होगा एरिया ABCD, और यहाँ पे ABCD का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा, मीन्स DC इंटू AD। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48 जूल। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ पे काम सिस्टम कर रहा है। तो साइन कन्वेंशन भी अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आप जानते रहना कि अगर कहीं पे आपको पीवी ग्राफ में साइकिल मिलती है क्लॉकवाइज तो इसमें वर्क डन हमेशा आपका नेगेटिव आना चाहिए, मीन्स सिस्टम काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन वाला बड़ा वैल्यू होता है और कॉम्प्रेशन वाला छोटा वैल्यू होता है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मिले तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और उस कंडीशन में फिर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। ये साइन कन्वेंशन है जो कि बुक में आपको किसी बुक में जो मैं बता रहा हूँ वही मिलेगा, किसी में उल्टा लिखा हुआ मिलता है। तो साइन कन्वेंशन के अलग अलग तरीके हैं। ये जो माइनस साइन पहले मैंने लगाया हुआ है इसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो फिर जो साइन कन्वेंशन आपको उल्टा शो होता हुआ दिखेगा। तो आपको याद क्या रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो हमेशा नेगेटिव वर्क आना चाहिए, सिस्टम काम करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे साइक्लिक था क्लॉकवाइज, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया है। ठीक है, तो ये पूरा आपका थर्मोडायनेमिक्स है, इसको आप लोग पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।